प्रिय विद्यार्थियों, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर हमारा डिस्कशन चल रहा है, लर्निंग। पिछले लेक्चर में हमने मीनिंग, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग को जाना। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सिग्निफिकेंस, प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज ऑफ लर्निंग। तो सबसे पहले सीखना किसी संगठन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, हम ये जानते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ लर्निंग। सीखना मानवीय व्यवहार का एक महत्वपूर्ण अंग है। बिना सीखे हम विकास नहीं कर सकते। सीखने से ही हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। हम जैसा सीखते हैं वैसा ही करते हैं। इसलिए किसी भी संस्था में, किसी संगठन में जो कर्मचारी काम करते हैं, उनसे वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रबंधक हमेशा उनकी कार्यशैली में सुधार के लिए प्रयासरत रहते हैं। इसलिए किसी संगठन में, किसी संस्था में सिखाने की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ लर्निंग, हमेशा कार्यरत रहता है। इसके संस्था को जो फ़ायदे होते हैं उनमें पहला है यूज़फुल फॉर रिड्यूसिंग अब्सेंटिज्म। लर्निंग प्रोसेस हर संगठन के लिए इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि समय समय पर जब कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है तो वो अपने काम में जो कठिनाई महसूस कर रहे थे, जो मुश्किल का एहसास उनको हो रहा था किसी नई टेक्निक के आने से, नई टेक्नोलॉजी के आने से, वो कठिनाई, वो मुश्किल उनकी दूर हो जाती है और वो अपना काम बहुत आसानी से करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका काम में पहले की अपेक्षा ज़्यादा दिल लगना शुरू हो जाता है और वो अपनी जॉब से, अपने काम से अब्सेंट कम से कम रहने का प्रयास करते हैं। हर संस्था में प्रबंधकों के समक्ष सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि जिन कर्मचारियों का काम में मन नहीं लगता, जो काम से ऊब चुके होते हैं या जिनको काम का आधुनिक तरीका नहीं आता, वो आने बहाने छुट्टी का प्रयास करते हैं, अब्सेंट रहने का ज़्यादा प्रयास उनका लगातार बना रहता है। तो इस समस्या के समाधान के लिए प्रभावी तरीके से प्रशिक्षण के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और लर्निंग के माध्यम से कर्मचारियों के व्यवहार में सुधार किए जाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो एब्सेंटिज्म का जो एक एटीट्यूड था, एक रवैया था, वो पूरी तरह से बदल दिया जाता है। तो इस प्रकार काम के प्रति कर्मचारियों का पॉजिटिव एटीट्यूड करने में लर्निंग प्रोसेस एक अहम भूमिका निभाता है। दूसरा, यूज़फुल फॉर डिस्करेजिंग पेड लीव। लगभग हर संस्था और संगठन में कर्मचारियों को कुछ ऐसी छुट्टियां दी जाती हैं जिनका वेतन नहीं काटा जाता। वेतन या मजदूरी सहित छुट्टियां दे दी जाती हैं, जैसे मेडिकल लीव है। कोई कर्मचारी बीमार होता है तो उसको जब तक बीमारी रहती है कुछ निश्चित अवधि तक वेतन सहित छुट्टियां दे दी जाती हैं। या कुछ संस्थाओं में अर्नड लीव का प्रोविज़न है। रिटायरमेंट के समय प्रतिवर्ष 10 अर्नड लीव के हिसाब से जितने साल कोई जॉब करता है उतनी अर्नड लीव उसको रिटायरमेंट के समय दे दी जाती है, उनका एनकैशमेंट। पर जिन कर्मचारियों का काम में दिल नहीं लगता या ठीक से वो काम नहीं कर पाते, काम में जिनको बहुत कठिनाइयाँ आती हैं, वो ऐसा पाया गया है कि
अर्नड लीव एंड कैश होने तक का इंतज़ार करने की अपेक्षा वो छुट्टियां पहले ही लेना ज़्यादा अच्छा समझते हैं। और बहुत से कर्मचारी बिना बीमारी के भी मेडिकल लीव ले लेते हैं, क्योंकि उनको काम से वो संतुष्टि नहीं मिल रही जो उनको मिलनी चाहिए। लेकिन जैसे ही उनको ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे ही काम के बारे में उनको सिखाया जाता है, तो उससे काम के प्रति उनके जहन में, उनके दिमाग में एक लगन पैदा होती है, एक क्यूरियोसिटी आती है, काम उनको इंटरेस्टिंग लगने लगता है और काम से जहाँ पहले बोरियत महसूस करते थे वहाँ वो एक संतुष्टि और आनंद का एहसास पाते हैं। तो इसलिए ना तो अर्नड लीव और ना ही मेडिकल लीव जैसी छुट्टियां लेने का फिर प्रयास करते हैं। तो इस तरह से कर्मचारियों को मोटिवेट करने के लिए, काम के प्रति उनके दिलो दिमाग में रुचि पैदा करने के लिए लर्निंग प्रोसेस बहुत प्रभावी सिद्ध होता है। तीसरा, यूजफुल फॉर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। लर्निंग को आधार मानते हुए लाभकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित किए जा सकते हैं। जैसे सोशल लर्निंग थ्योरी का ये कहना है कि लोग दूसरों को नकल करके सीखते हैं। तो प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान ट्रेनर को काम करते हुए देखते हैं और उनके काम को देखते देखते इमेज बना लेते हैं अपने मस्तिष्क में कि उन्हें कब, क्या और कैसे करना है। वे प्रशिक्षक को एक रोल मॉडल की तरह मानते हैं और वास्तविक काम करते समय उनको फॉलो करते हैं। यहाँ लोगों ने अपने आदर्श की नकल करके सीख प्राप्त की। मतलब जो लर्निंग प्रोसेस था वो ट्रेनर को काम करते हुए देख के सीखना, ये कार्यक्रम ट्रेनिंग का अडॉप्ट किया गया। इस पद्धति का प्रयोग अक्सर जो लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ हैं, कर्मचारी हैं, उनके लिए किया जाता है। तो इस तरह ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए जो लर्निंग प्रोसेस है वो बहुत यूज़फुल रहता है। और लास्ट, यूज़फुल फॉर डेवलपिंग मेंटर प्रोग्राम्स। मेंटर परामर्शदाता को कहते हैं जो हर कठिनाई में सलाह देता है, परामर्श देता है और उस कठिनाई से कैसे उभरा जा सकता है ये गाइडेंस देता है। तो प्रशिक्षण कार्यक्रमों की भांति ही परामर्शदाता से संबंधित कार्यक्रम भी विकसित किए जा सकते हैं लर्निंग प्रोसेस का लाभ उठाने के लिए। यहाँ भी प्रशिक्षण की तरह ही जैसे सोशल लर्निंग थ्योरी की मान्यता है कि हम जो इंसान हैं वो देख के सीखते हैं, जैसा देखते हैं वैसा सीखते हैं। तो इस सिद्धांत को यहाँ भी लागू किया जा सकता है। और परामर्शदाता कार्यक्रम जो प्रबंधकों के लिए बहुत उपयोगी रहते हैं। इसके अंतर्गत सीनियर मैनेजर मॉडल का रोल प्ले करता है और सबॉर्डिनेट्स को वो परामर्श देता है कि उन्हें सभी बाधाओं को लांघते हुए कैसे आगे बढ़ना है। परामर्शदाता वास्तविक परिस्थितियों जैसा ही वातावरण डिवेल्प करके अपने सबॉर्डिनेट्स को उनको आने वाली कठिनाइयों और परेशानियों से पार पाने के फार्मूले बताता है। सबॉर्डिनेट्स जब इन फार्मूलों को अपने वास्तविक कार्य के दौरान लागू करते हैं तो उन्हें अच्छे रिजल्ट प्राप्त होते हैं। अधीनस्थ इसी सीख को बार बार दोहराते हैं। तो इस तरह से मेंटर प्रोग्राम्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में लर्निंग का फ़ायदा लिया जा सकता है। इसके बाद है प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग, सीखने के सिद्धांत। कि अगर हम बेहतर तरीके से कुछ सीखना चाहते हैं तो उसके लिए किन किन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। फर्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, विभेदीकरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति
दो परिस्थितियों में अंतर करके सकारात्मक या नकारात्मक रिस्पॉन्स करना सीख सकता है। जैसे एक प्रबंधक के अंदर अगर एक प्रबंधक के नीचे दो कर्मचारी काम कर रहे हैं सबॉर्डिनेट, उनमें से एक बहुत एफिशिएंट है और एक अच्छे से काम नहीं करता, तो प्रबंधक जो अच्छे से काम नहीं करता उसके प्रति अपना एटीट्यूड नेगेटिव करके उसको एहसास करवा सकता है कि उसका काम अच्छा नहीं है और उसको अपने एटीट्यूड से प्रभावित करके उसके व्यवहार में सुधार ला सकता है। प्रबंधक द्वारा किए गए इस व्यवहार से घटिया काम करने वाले कर्मचारी अपनी गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए अवश्य ही प्रेरित होते हैं। यदि प्रबंधक वर्तमान परिस्थिति से कुछ सीखता नहीं है तो सभी के प्रति एक जैसा व्यवहार करेगा, परिणाम स्वरूप घटिया काम करने वाले कर्मचारियों में सुधार नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से भेद करके, अंतर करके, डिस्क्रिमिनेशन से सबॉर्डिनेट्स में के व्यवहार में सुधार लाया जा सकता है। दूसरा प्रिंसिपल ऑफ जनरलाइजेशन, जो डिस्क्रिमिनेशन के बिल्कुल विपरीत है, सामान्यीकरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार एक परिस्थिति में प्रबंधक जिस तरह से कठिनाइयों से उभरा है, अगर अगली बार भी कठिनाइयाँ आती हैं तो उन्हीं तरीकों का प्रयोग करके वो दोबारा उन कठिनाइयों से उभर सकता है, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। यानी जो तरीके एक बार समस्याओं के समाधान में कारगर सिद्ध हुए हैं वो अगली बार भी अवश्य ही उसी तरह की समस्याओं के समाधान में कारगर होंगे। ये है प्रिंसिपल ऑफ जनरलाइजेशन, सामान्यकरण का सिद्धांत। तो बार बार एक जैसी परिस्थितियों में प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए ये सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती प्रबंधकों को। वो हर बार उन परिस्थितियों में कठिनाइयों को और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए पहले जैसे तरीकों को बार बार प्रयोग में ला सकते हैं। थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ एक्सटिंक्शन, विलोप का सिद्धांत। जैसे हमने पावलोव का एक्सपेरिमेंट एक जाना है, पढ़ा है, आगे थ्योरीज में उसका जिक्र आएगा। एक रशियन साइंटिस्ट हुए हैं पावलोव, जिन्होंने कुत्तों पे एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कुत्तों को मीट का टुकड़ा दिखाया और साथ में एक घंटी बजाई। मतलब उन्होंने अपने सामने कुत्ता रखा एक और उस पर एक्सपेरिमेंट किया। मतलब उसको मीट का टुकड़ा दिखाया और साथ में घंटी बजा दी एक। मीट का टुकड़ा देके कुत्ते के मुंह में लार आई, सलाइवा आया। उसने दोबारा फिर ऐसा किया, उसको वो दिखाया टुकड़ा और घंटी बजा दी साथ में। कुछ टाइम ऐसा बार बार रिपीट करने के बाद पावलोव ने सिर्फ घंटी बजाई और सिर्फ घंटी बजने से कुत्ते के मस्तिष्क में एक बार एकदम से वो खाने की चीज़ की इमेज बनी और उसके मुंह में सलाइवा आया सिर्फ घंटी बजाने से ही। तो पावलोव ने ये प्रूव किया कि हम समाज से ही सीखते हैं, जो हम देखते हैं वही सीखते हैं। लेकिन एक टाइम बाद हमारे मस्तिष्क से वो इमेज गायब हो जाती हैं। पावलोव ने ऐसा बताया, क्योंकि बार बार जब वो घंटी लगातार बजाता रहा, सिर्फ घंटी बजाता रहा, तो कुत्ता समझ गया कि खाने की कोई चीज़ मेरे लिए नहीं है और उसके मुंह से सलाइवा आना बंद हो गया। तो यहाँ पावलोव ने ये प्रूव किया कि एक बार किसी भी प्राणी के दिमाग में जो इमेज कोई चीज़ देखने से डेवलप होती है, अगर वो चीज़ उसको ना दिखे तो कुछ समय बाद
वो इमेज गायब हो जाती है। तो इस तरह से इस सिद्धांत के अनुसार अगर हम कोई चीज़ एक बार सीख लेते हैं और उसको रिपीट नहीं करते, दोहराते नहीं, उसकी प्रैक्टिस छोड़ देते हैं, तो कुछ समय बाद सीखी हुई चीज़ हमारे व्यवहार से गायब हो सकती है, हम उसको भूल जाते हैं। तो ये सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ एक्सटिंक्शन, विलोप का सिद्धांत, कि कुछ समय बाद अगर प्रैक्टिस में नहीं रहती तो सीखी हुई चीज़ विलुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है। फोर्थ है प्रिंसिपल ऑफ स्पॉन्टेनियस रिकवरी, स्वतः पुनर्स्थापना का सिद्धांत। पावलोव ने एक एक्सपेरिमेंट, अपना एक्सपेरिमेंट जारी रखा आगे, और जब बार बार घंटी बजाने से कुत्ते के मुंह में सलाइवा आना बंद हो गया तो उसने फिर मांस का टुकड़ा दिखाया और साथ में घंटी बजा दी। कुछ टाइम ऐसा रिपीट किया तो कुत्ते के मुंह में फिर से वो मांस का टुकड़ा देखते ही सलाइवा आना शुरू हो गया, और उसके बाद सिर्फ घंटी बजाने से भी उसके मुंह में सलाइवा आना जारी रहा। तो यहाँ पावलोव ने प्रूव किया कि एक बार जो सीखी हुई चीज़ प्रैक्टिस ना करने की वजह से गायब हो जाती है हमारे व्यवहार से, अगर दोबारा से हम प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फिर से उस चीज़ को रिकवर कर लेते हैं, फिर से उस चीज़ को सीख लेते हैं। इस सिद्धांत को नाम दिया प्रिंसिपल ऑफ स्पॉन्टेनियस रिकवरी, स्वतः पुनर्स्थापना का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी चीज़ हमारे जहन में जैसा प्रभाव छोड़ती है, उस प्रभाव पे निर्भर करता है कि हम उसे सीखते हैं या नहीं सीखते। अगर किसी चीज़ का प्रभाव हमारे ऊपर अच्छा पड़ता है तो उसको हम सीखते हैं, अगर किसी का प्रभाव बुरा पड़ता है तो उसको हम नहीं सीखते। जैसे कोई किसी के साथ झगड़ा कर लेता है, उसको खुद को भी चोट लगती है, अगर उसके विचारों पे इस झगड़े का प्रभाव नेगेटिव पड़ता है और वो दुखी और परेशान हो जाता है तो वो कभी दोबारा झगड़ा करने का प्रयास नहीं करता। और अगर उसके विचारों पे इस झगड़े का प्रभाव पॉजिटिव पड़ता है, उस स्वयं को दादा समझने लगता है और उसको एक खुशी का एहसास होना शुरू होता है कि मैंने वो कर दिखाया, तो वो दोबारा फिर उसी प्रकार के एटीट्यूड को रिपीट करता है। तो इसलिए इंसान को किसी भी काम में अगर संतुष्टि मिलती है, अगर वो सेटिस्फेक्शन फील करता है, तो उसको अपने व्यवहार में ढाल लेता है, उसको वो सीखता है। और अगर किसी चीज़ से संतुष्टि नहीं मिलती, वो परेशान और दुखी हो जाता है, तो उसको कभी भी अपने व्यवहार में नहीं डालता। प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस, तत्परता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार कोई व्यक्ति किसी चीज़ को तभी सीखता है जब वो उसको सीखने के लिए तैयार होता है। अगर कोई किसी चीज़ को सीखने के लिए तैयार नहीं है तो उसको ज़बरदस्ती वो नहीं सिखाई जा सकती। जैसे किसी व्यक्ति को अगर ड्रिंक करना, कोई भी नशा लेना या स्मोकिंग अच्छा नहीं लगता, कोई दूसरा अगर उसके साथ ज़बरदस्ती भी करे तो वो अपने व्यवहार में उसको कभी नहीं लेकर आएगा, क्योंकि वो मानसिक रूप से उसके लिए तैयार नहीं है। एंड लास्ट है प्रिंसिपल ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति किसी चीज़ को तभी सीखता है जब वो उसको दोहराता है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। बार बार जिस चीज़ को दोहराते हैं वो हमारे व्यवहार में आ जाती है। यही लर्निंग प्रोसेस का सिद्धांत है। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ को सीखना चाहता है तो उसे उसकी बार बार प्रैक्टिस करनी आवश्यक है। तो ये कुछ सिद्धांत थे, और इसके बाद हैं थ्योरीज ऑफ लर्निंग, विद्वानों द्वारा दिए गए विचार कि सीखना होता क्या है, कैसे इंसान सीखता है। कुछ एक एक्सपेरिमेंट विद्वानों ने किए, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट रशियन साइंटिस्ट पावलोव का रहा। पावलोव ने एक कुत्ते पे एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने कुत्ते को
मांस का टुकड़ा दिखाया और मांस का टुकड़ा देखते ही कुत्ते के मुंह में लार आ गई। दूसरी बार उसने मांस का टुकड़ा दिखाया और साथ में घंटी बजाई। और एक दो बार फिर सिर्फ घंटी बजाई तो कुत्ते के मुंह में लार नहीं आई, लेकिन बार बार पावलोव उसको मांस का टुकड़ा दिखाता रहा और साथ में घंटी बजाता रहा। जब ये कई बार दोहराया गया तो कुछ टाइम बाद सिर्फ घंटी बजाने मात्र से कुत्ते के मुंह में लार आनी शुरू हो गई। तो इससे पावलोव ने प्रूव किया कि कोई भी चीज़ बार बार दोहराई जाती है तो वो हमारे व्यवहार में आ जाती है, उसको हम सीखते हैं। और इस थ्योरी का नाम दिया क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी।